for the webinar. So today's topic is more or less related to the present market. There's a lot of skepticism about the liquidity, valuations, and global sentiments about and the pandemic. Today, our research head and fund manager will discuss about global and domestic valuation and what a client should do at in the present condition. So so over to you, Ravi sir. Thank you. Hello everyone. Basically, आज के जो वेबिनार है, the basic motive for this webinar and the basic means जो भी डायलेमा था अभी तक क्लाइंट्स का कि सेंसेक्स एट 46,000, निफ्टी is above 13,500, तो ये लेवल पे ये तीन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करे एंड सू आगे है मींस कि मार्केट यहाँ से कहाँ होगा. बेसिक मार्केट में यही सिनेरियो है एंड आप अभी तक का देखें तो मार्केट में ये सबसे बड़ा डायलेमा भी है क्योंकि वैल्यूएशंस की बात हो रही है, ओवर स्ट्रेच है, काफी मार्केट में स्पेकुलेशन है, चल रही है कि ये मार्केट ओवर स्ट्रेच है, इतना अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो बेसिक जब मार्केट ओवर स्ट्रेच रहता है या मार्केट आइदर साइड इन नेगेटिव साइड और इन पॉजिटिव साइड, कभी भी वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा ओवर स्ट्रेच होता है या अंडर वैल्यूड मार्केट होता है, मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म एंड स्केप्टिज्म आ जाता है कि अब मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कि अभी तक मार्केट में हमने एंट्री क्यों नहीं की. काफी लोग को बस मिस हो गए ऐसी फीलिंग भी थी क्योंकि मार्केट में जब 10-11 हजार निफ्टी चल रही थी तब भी और वैल्यूएशंस की बातें चल रही थी. तो बेसिकली अभी मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, सेंसेक्स 46,000 पे है, अभी निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है एंड लगातार डे बाय डे नए हाई मार्केट में आ रहे हैं. तो अभी ये जो बेसिक मोटिव था, ये सबकी जो डायलेमा है, शायद हम इतना ट्राई करेंगे हमारे ये 40 मिनट 45 मिनट्स के जो भी वेबिनार है उसमें हम ट्राई करेंगे कि आपका बेसिक डायलेमा सॉल्व हो एंड बेसिक की मार्केट अब 46,000 का लेवल है, अब निफ्टी में क्या करे, अब स्टॉक्स वाइज क्या करे, मेरे पोर्टफोलियो में उसका क्या एक्शन ले, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन. तो कुछ भी एक्शन होते हैं मार्केट में इन डाउन साइड अपर साइड आपको रिएक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जब रिएक्शन उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, रिबैलेंस करते हैं, मार्केट को समझते हैं, तो उसके बाद जो भी आप एक्शन लेते हो उसके ऊपर आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न निर्भर है, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो जब भी मार्केट में जब मार्केट ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होता है तब वाइज डिसीजन एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन कैन गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिटर्न. तो बेसिकली आज का थीम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वेबिनार खत्म हो तब तक आपके जो भी ज्यादातर क्वेरीज हम सॉल्व कर पाए, ज्यादातर हम ये कंफ्यूजन दूर कर पाए कि मार्केट यहाँ से क्या लग रहा है. तो ये बेसिक शुरुआत करते हैं व्हाट नेक्स्ट से. मैंने ये 3 फेज में रखा है. पहला है व्हाट नेक्स्ट, मींस व्हाट नेक्स्ट में हम ज्यादातर देखेंगे कि ग्लोबल सिनेरियो क्या है और उसके पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट क्या लग रहा है. सेकंड अब क्या करें, जिसमें इंडियन मैक्रोस लेके हम इंडिया के फंडामेंटल्स एंड निफ्टी एंड मार्केट के वैल्यूएशंस एंड अर्निंग देखेंगे. एंड थर्ड इज सू लागेज है, इट्स अ गुजराती वर्ड बट यस ऑलवेज गुजराती जब भी वर्ड आता है या गुजराती आते हैं तब उसका सिनोनिम इज अ रिटर्न, मीन्स कि वहां पे ज्यादातर लोग को यही मीन्स ऑप्टिमिज्म रहती है, यही एक जिज्ञासा रहती है कि अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर मुझे क्या एक्शन लेना है. तो जो तीसरा पार्ट है सू लागेज है, विल डिस्कस कि फ्यूचर में क्या करना है आपको ये वैल्यूएशंस पे मार्केट में. फिर भी कोई भी मार्केट में कोई भी लेवल मीन्स अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको टाइमिंग करना नहीं चाहिए. वो बेसिकली हमने लास्ट वेबिनार जब किया कोरोना के ऊपर हमने वेबिनार किया था, उसमें भी मैंने बोला था कि FY21 वुड बी अ ईयर ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ये साल एंड अगले भी साल मीन्स 2 साल रहेगा जिसमें पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ये बता देते हैं. कुछ स्टडी देखनी चाहिए, कुछ उसमें फंडामेंटल्स देखने चाहिए, तब मार्केट में आपको एक व्यू क्लियर होता है. ये हम आज ट्राई करेंगे. पार्ट पहला है हमारा जिसमें हम व्हाट नेक्स्ट ग्लोबल फैक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, एज वेल एज मैंने तीनों वर्ड के साइड मींस के हमारे थीम से सेट किए. पहला व्हाट नेक्स्ट इट्स इंग्लिश वर्ड, इसमें हम ग्लोबल सिनेरियो ज्यादा डिस्कस करेंगे. सेकंड इज द आप क्या करें जो है हिंदी वर्ड, जिसमें हम इंडियन ज्यादा फंडामेंटल पे जाएंगे, इंडियन मैक्रोस पे जाएंगे, वैल्यूएशंस पे जाएंगे. और तीसरा जो वर्ड है कि अवेशु एंड
મારે શું કરવું मीन्स કે ये गुजराती वर्ड શું लागे છે आ ये सारे जो वर्ड है उसका एक सिनोनिम है कि मीन्स अब मुझे रिटर्न कैसे मिलेगा। ये मार्केट 46,000 पे सेंसेक्स है तो मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से कैसे ग्रो करेगा। तो ये तीनों हम सीखेंगे। ये अभी मेमेस है जो जिसमें मैंने रिसेंट जो मीडिया से इसमें सारा चीजें आ रही है। पहला जो लेफ्ट साइड है उसमें है वी आर बीटिंग एक्सपेक्टेशंस, ये सीईओ किसी को बोल रहे हैं। बट यस, ये एक्सपेक्टेशंस क्यों बीट हो रहे हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जिस हिसाब से इमेज में भी दिख रहा है ऐसे एक्सपेक्टेशंस लो हो रही थी। मार्केट को ऐसा था कि Q1 एंड Q2 अर्निंग्स जो होगी निफ्टी की या अक्रॉस द ग्लोब कोई भी कंपनी की उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। तो तब मार्केट ने ऑलरेडी ये डिस्काउंट किया था। जब निफ्टी 12,400 से 7,500 गया, मार्केट यही डिस्काउंट करके गया था कि अर्निंग्स में काफी बड़ा फॉल आएगा। तो मार्केट में जब कोई चीज डिस्काउंट हो जाते है उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं आता। वो प्रीमियम साइड भी सेम है। मार्केट ने किसी चीज का प्रीमियम ले लिया तो बाद में अगर न्यूज भी पॉजिटिव आए तो भी मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करेगा। लाइक लास्ट जो हमने लास्ट इलेक्शंस देखे, इलेक्शंस में गवर्नमेंट रिपीट हुई। इन 2009 जब गवर्नमेंट रिपीट हुई थी तब मार्केट अपर सर्किट पे लगा था। इन लास्ट इलेक्शन जब गवर्नमेंट रिपीट हुई वो भी एक्सपेक्टेशन से बड़ी मेजोरिटी से, फिर भी मार्केट ने इतना इम्पैक्ट नहीं दिया क्योंकि थिंग्स काफी डिस्काउंटेड होती है। एंड मार्केट में सेकंड जो हमने ये मेमेज है इसमें भी ये सेम वैल्यूएशंस एंड सेम एक्सपेक्टेशंस का ही चीज है जिसमें बियर बोल रहे हैं कि ग्रोथ गिर रहा है, बट सामने जो बुल है उसका भी एक कंडीशन था, उसका भी एक चीज था कि मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर दिया था। ये कंसेंसस एक्सपेक्टेड थी कि ग्रोथ गिरेगा, इस हिसाब से बुल विनर हुए। लास्ट नीचे देखे आप लेफ्ट साइड तो इसमें चंद्रयान की एक तस्वीर है जिसमें बोल रहे हैं कि ओह यू आर इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट साउंड्स रिस्की, मींस कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो रिस्क है। ये इमेज क्या बता रहे हैं कि जिसको स्टॉक मार्केट की पता भी नहीं है, जो चंद्र पे रहते हैं, जिसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उन्होंने कभी भी इन्वेस्ट किया है, ना तो वो लोग ये वैल्यूएशन से फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स कुछ समझते हैं, बट उसका एक वर्ड आ जाता है कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना मींस ये रिस्क है। तो ये तीसरा चीज है जिसमें वन टाइप ऑफ एक लॉबी रहती है जो ऑलवेज जब भी इक्विटी मार्केट्स या कमोडिटीज या करेंसी किसी में भी अगर नाम आया तो उसको रिस्क दिखता है, बट रिटर्न जहां भी रिस्क है वहां पे रिटर्न है। जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड का बैलेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के रिटर्न से। एंड फोर्थ है कि इसमें जो आप इक्विटी मार्केट में आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ज्यादा आप इसमें एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक ही चीज करनी है, टाइम इन द मार्केट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग द मार्केट। ये क्या चीज है कि मार्केट में कौन सा टाइम बुल है, कौन सा टाइम बियर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट काफी लोग टाइमिंग करते हैं मार्केट को कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। 10,000 के ऊपर निफ्टी जब से स्टार्ट किया चलना तब से मार्केट ओवर वैल्यूएशंस के न्यूज आ रहे हैं, मार्केट में अभी जगह नहीं है, आगे नीचे गिरेगा, तो वैसे मार्केट को टाइमिंग किया। काफी लोग ने इन्वेस्टमेंट नहीं करके वेट किया कि अगर 11,000 निफ्टी रहा तो मार्केट में लोग ने वेट किया कि अगर निफ्टी यहाँ से 10,000 आता है, 9,500 आता है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो जिसने भी मार्केट को टाइमिंग किया वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी रिटर्न की है जो मिस हुई। तो आई थिंक कि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छे स्टॉक है, कोई भी आपका फंडामेंटली साउंड कंपनी है तो उसका टाइम आता है। इंक्लूडिंग आप बैंकिंग सेक्टर में HDFC ले लो, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक्स, इन FMCG कोई भी कंपनी, HUL फार्मा में या कोई भी सेक्टर से आप कोई कंपनी ले लो, सारे जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई पे ज्यादातर चल रहे। नीचे के लेवल से एक सिग्निफिकेंट रिकवरी सारे मार्केट में स्टॉक्स ने दिए जो भी फंडामेंटल अच्छे थे। तो जब मार्केट में बुल टाइम आता है तब मार्केट में एक बार आपके जो स्टॉक्स है उसमें रिटर्न देना स्टार्ट हो जाता है। बट ये बिजनेस है, जैसे बिजनेस में पहले दिन से रिटर्न नहीं एक्सपेक्टेड होता वैसे ही स्टॉक मार्केट में पहले दिन से रिटर्न एक्सपेक्टेड इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। थोड़ा आपका टर्म एंड टाइम है उसको मैनेज करना आना चाहिए। जब आप बियर फेस में इन्वेस्ट करोगे तो आप बुल फेस में कमा पाओगे। तो यही ये सिनारियो था। इसमें 4 मेंटालिटी जो है उसको हमने ट्राई किया है कि हम अटेम्प्ट करें। और अब जो हमारी बेसिक थीम है उसको शुरुआत करें। ग्लोबल मार्केट का ये परफॉर्मेंस है इन ऑल असेट क्लासेस।
जिसमें नास्टेक से लेके गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स एज वेल एज जो भी परफॉर्म किए ना किए, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखे तो मींस इसमें मैंने इंडिया इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो में डिस्कस करना था। बेसिकली नास्टेक 35% रिटर्न दिया FY20 मींस की जो भी टिल द डे उसमें बात करें तो जिसमें रसेल ग्रोथ फंड भी अच्छा किया, MSCI चाइना ने भी रिटर्न अच्छा दिया क्योंकि ये 5 साल से अंडर परफॉर्मर था। गोल्ड ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया, बॉन्ड ने भी अच्छे रिटर्न दिए। हालांकि नेगेटिव साइड कहाँ रहा, जहां अनसर्टनिटी थी, लाइक फुटसी मींस यूके में जो ब्रेक्सिट को लेकर अनसर्टनिटी थी, उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज है जिसको भी ब्रेक्सिट का एक थीम था, वहां कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हुई थी। उसके अलावा सबसे बड़ा हमारे लिए कूजन है, बट यूएस के लिए कॉजन है, इट्स डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी भी देखे तो बिलो 90 ट्रेड कर रहा है। जुलाई 2018 के बाद का ये लोवेस्ट लेवल है। तो आई थिंक जितना डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है उसके सामने जो अदर रिस्क असेट क्लास है, उसमें इक्विटीज ले ले आप, या गोल्ड ले ले, या बेस मेटल्स ले ले, कोई भी कमोडिटीज हो, इक्विटीज, डॉलर इंडेक्स वर्सेस ग्लोबल सिनेरियो जो था, इस हिसाब से जब डॉलर ने डिक्लाइन करना चालू किया, करीबन 100 के लेवल से लेके 89-80 चल रहा है, तो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन डॉलर इंडेक्स में आया। तो इसका एडवांटेज इमर्जिंग नेशंस की करेंसी को मिला, इमर्जिंग नेशंस को मिला। तो ये ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस देखे इतना पेंडेमिक ईयर के बाद भी जो भी इकोनॉमी साउंड थी, फंडामेंटल पॉजिटिव थे, लिक्विडिटी थी, वहां पे असेट क्लास अच्छा का परफॉर्म कर पाए। ये है वैल्यूएशंस। काफी टाइम बात हो रही कि वैल्यूएशंस आर टू मच स्ट्रेच्ड इन अक्रॉस द ग्लोब, बट अक्रॉस द ग्लोब ऐसा नहीं है। ये मैंने S&P 500 के फॉरवर्ड पी के जो डेटा है वो लिए। फॉरवर्ड पी की बात करें तो इन 2000 ऑल्सो, जब मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं था यूएस का, तभी देखे तो ये वैल्यूएशन स्ट्रेच हुए थे। वैल्यूएशन S&P का जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन है वो अराउंड 25.33 का हाई किया था तब। अभी के वैल्यूएशंस देखे तो फॉरवर्ड पी इज ओनली 22.10, मींस के वहां पे अर्निंग ने मैच किया। हर टाइम इन्वेस्टर या एज मींस के आप ट्रेडर भी हो, इन्वेस्टर हो, जो लॉन्ग टर्म मार्केट को देखते, तब ये सबसे बड़ी गलती है कि हम पी देखते, वो करंट देखते, बट आपको फॉरवर्ड देखना चाहिए। उसके एग्जांपल्स आगे हम दिखाएंगे, बट ये क्लियर इंडिकेशन है कि अभी नास्टेक ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे हाई कर रहा है, रोज नया हाई आ रहा है वहां पे। S&P 500 पे हाई चल रहा है, डाउ जोन्स पे यूएस में हाई चल रहा है, बट टिल द डेट अभी उसके जो वैल्यूएशन का चार्ट है, फॉरवर्ड वैल्यूएशन का, वो उसने ऑल टाइम हाई का लेवल अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो आई थिंक ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी ये अभी अर्निंग मैच हुआ है, अब प्राइस मैच होगा, मींस एक फेज वहां पे भी अभी बाकी है। ये जो सेकंड चार्ट है, ये जो हम 3 चार्ट में मैंने ये पूरा स्लाइड डिवाइड किया है, इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंकर्स ने क्या इसमें रोल प्ले किया, काफी बड़ा रोल था। ये मैंने इस हिसाब से इमीडिएट स्लाइड रखी क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स की जो अल्ट्रा डविश पॉलिसी रही, इस हिसाब से अक्रॉस द ग्लोब जो लिक्विडिटी रही वो चीप रही, विदाउट बैरियर रही काफी। ये हम बाहर सिर्फ लिक्विडिटी देखते हैं, बट इंटरनल्स भी काफी रेगुलेशंस जो थे, जो टाइट रेगुलेशंस थे, इंक्लूडिंग यूरो यूएस, वो सारे जो रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं काफी राहत दी गई बैंक्स को, फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। तो इस हिसाब से देखे तो एक लिक्विडिटी का एक बड़ा फ्लो भी रहा। जो नीचे फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट है, इन 2008 पेंडेमिक में भी इतनी बैलेंस शीट को मींस हायर नहीं किया था क्योंकि तब पेंडेमिक का ईयर था, उसमें काफी रिसेशन की हालत थी यूएस में। फिर भी जो अभी लिक्विडिटी का फ्लो है, एंड इन 2009 में जो लिक्विडिटी का फ्लो था, उसमें काफी बड़ा अंतर है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई फेडरल रिजर्व की ओर से। जो फर्स्ट चार्ट था उसमें हमने फेड लिया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, रशियन ओवरसीज एंड बैंक ऑफ कनाडा। ये सारे जो बैंक्स है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे बैंक्स है, वो बैंक्स ने जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी फ्रॉम द वर्स्ट कंडीशन ऑफ कोरोना, तो वो लिक्विडिटी भी आप 2008-9 के कंपेयर से देखें तो वो भी 4 to 5 टाइम्स लिक्विडिटी हायर प्रोवाइड की गई। अभी जो सेंट्रल बैंक्स ने प्रिंट किया यूएसडी, वो भी 5 ट्रिलियन रहा इन 2020। तो काफी करेंसी प्रिंट की गई। ये हमें 5 ट्रिलियन सिर्फ लग रहा है, बट अगर इंडियन इकोनॉमी की आप साइज देखें तो होल इंडियन इकोनॉमी इज द साइज ऑफ $3 ट्रिलियन। तो उसके सामने ग्लोबली देखे तो $5 ट्रिलियन की तो सिर्फ करेंसी
प्रिंट हुई, उसके अलावा स्टिमुलस मेजर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजर्स, ये सारी जो लिक्विडिटी है वो इनफ्लो हुआ कहां पे, जहां पे साउंड फंडामेंटल्स है, जो भी कंट्री के फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, आगे जाके वहां पे कंजम्पशन बेटर है, आगे जाके वहां पे रिफॉर्म प्रोसेस अच्छी है, गवर्नमेंट स्टेबल है, ये जो सारी कंडीशंस थी, जिसने भी ये सोल्व कर पाया, जो भी कंट्री, वहां पे काफी अच्छा इनफ्लो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का रहा, उसमें सारे एसेट क्लासेस अच्छा कर दिए, इंक्लूडिंग बेस मेटल्स एज वेल एज देखे तो आप गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव किया, क्रूड भी अपनी रिकवरी के राह पे है, एग्रो कमोडिटीज आल्सो एट हायर लेवल। तो कोई भी आप एसेट क्लास देखे उसने अच्छा परफॉर्म किया ये साल, उसका बेसिक और पहला एंड अल्टीमेट रीजन इज द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी जो सेंट्रल बैंकर्स ने प्रोवाइड की। इसमें बड़े सेंट्रल बैंकर्स थे, छोटे सेंट्रल बैंकर्स ने भी अच्छी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लिक्विडिटी दी, बट G20 नेशन से बात करें तो इतनी लिक्विडिटी का बड़ा फ्लो मार्केट में आया। ये है फिस्कल मेजर्स। ये फिस्कल मेजर्स में जो गवर्नमेंट ने मेजर G20 गवर्नमेंट्स ने जो भी अपनी कंट्री को कोरोना के कहर से बचाने के लिए जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की, एंड ये जो इकोनॉमी की कंडीशन के इतने कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी जो शार्पेस्ट रिकवरी देखी गई, इसका भी रीजन था कि ये स्टिमुलस अक्रॉस द वर्ल्ड देखे तो बड़ा स्टिमुलस अनाउंस हुआ। यूएस में अराउंड $3 ट्रिलियन का, इंडिया में हम थोड़े पीछे, बट इंडिया ने भी स्टिमुलस मेजर्स लिए। उसके अलावा बात करें तो चाइना, जापान, जर्मनी, ईयू, यूके, सारे जो बड़े डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन्होंने काफी बड़े अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिमुलस दे, वो भी एक एडिशनल लिक्विडिटी का फ्लो था। एंड इस हिसाब से मार्केट है अभी भी अच्छा कर रहा है, जिसमें टैक्स रिलीफ थी, गवर्नमेंट का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग थी, काफी सब जो पैकेजेस है वो इसमें इंक्लूड हो गए। तो इस हिसाब से देखे तो डिस्पाइट ऑफ दिस पेंडेमिक, काफी कंट्रीज है जिसने अपना जीडीपी है, लाइक चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल, चाइना का जीडीपी पॉजिटिव में चल रहा है, और जिसका ज्यादा नेगेटिव हुआ था वो लोग शायद फ्लैट पे आ गए। आई थिंक ये सबसे दूसरा बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ दी, गवर्नमेंट ने स्टिमुलस मेजर्स लिए, जिस हिसाब से जो कोरोना के बाद की कंडीशन साउंड हुई। यह है ग्लोबल ग्रोथ का जो कंडीशन था पहले क्वार्टर में, लेफ्ट साइड है, जिसमें जो हाईएस्ट फॉल था ये जो मेजर इकोनॉमी में जो इंडिया में रहा, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अराउंड एक टाइम तो 25% करीबन नेगेटिव हो गया, 24% करीबन। तो ये जून का जीडीपी है, उसके पहले भी हमने एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा, बट जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ था इसमें एक अच्छा उछाल था। बट अक्रॉस द ग्लोब कोई भी कंट्री, एक चाइना को छोड़ के, जीडीपी ग्रोथ फेज में नहीं रहा। क्वार्टर 2 में देखे तो चाइना पॉजिटिव में आ गया, क्वार्टर 3 में भी चाइना पॉजिटिव रहा। तो ये चाइना सबसे बड़ा अभी एक इकोनॉमी है जिसको एक एडवांटेज हो रहा है, जिसको ये कोरोना का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो चाइना था, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 में 8 ले ली थी। तो आई थिंक चाइना के अलावा सारे जो इकोनॉमी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे, तो हमें इतनी चिंता नहीं करनी है कि हमारा जीडीपी नेगेटिव है, अक्रॉस द ग्लोब ये सिनेरियो चल रहा है। तो आई थिंक लिक्विडिटी ही अभी मेजर ड्राइवर है। पार्ट जो 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारे मैक्रोस क्या है इंडिया के, जो हमें आगे जाकर कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक अब क्या करें, इट्स हिंदी वर्ड, सो इसको हमने इंडियन फंडामेंटल्स के साथ कोरिलेट किया है। ये है हमारे फंडामेंटल्स, जिसमें पहला जो चार्ट है लेफ्ट साइड से मैं शुरुआत करूंगा, जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नवंबर में 56.3 रहा, थोड़ा डिक्लाइन रहा। हालांकि अगर ट्रेंड देखो आप मार्च अप्रैल से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, तो फिर से हमने प्री कोविड लेवल के एक्सपेंशन हमने इसमें सिस्टम में या इकोनॉमी में ले लिए। सेम सर्विस पीएमआई भी 100% मींस की प्री कोविड लेवल पे आ गया। जो भी 50 के ऊपर का जो भी आंकड़ा है, जो भी डेटा है, वो एक इंडिकेशन है एक्सपांशन का। ये मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या कंपोजिट हो, तीनों पीएमआई में अबव 50 इज अ ग्रोथ। इसमें भी हम ग्रोथ में आ गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखा हमने, उसके बाद में हम पॉजिटिव में आ गए। ये काफी बुलिश साइन है कि मींस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई इज नॉट टू वोलेटाइल, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मींस के जिसको हम आईआईपी बोलते हैं, इट्स अ टू वोलेटाइल। काफी टाइम आगे भी नेगेटिव पॉजिटिव में रहा है इकोनॉमी के कोई भी फेज में। हालांकि ये फेज में हम पॉजिटिव में आ चुके हैं, जो
हमने यहाँ जो डेटा का रेफरेंस लिया तब तक ये काफी अच्छा पॉजिटिविटी में आ गया। मीन्स कि इसमें आप तीनों चार्ट देखो, तीनों में बड़े फॉल के बाद एक रिकवरी की साइन सारे पीएमआईज में ये है। रिटेल इन्फ्लेशन डेफिनेटली जब भी लिक्विडिटी की बात आती है तब इन्फ्लेशन हायर रहता है। एडवांस इकोनॉमी में इतना फैक्टर नहीं करता, बट इन इमर्जिंग नेशंस लाइक इंडिया, चाइना, मैक्सिको, जिसमें ये एक फैक्टर होता है कि जब लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन एंड अल्ट्रा डविश पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंकर्स ऑलवेज इन्फ्लेशन को हायर रखते हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से देखे तो रिटेल इन्फ्लेशन हमने काफी हाई देखा, बट यस वहां से भी थोड़ा कूल चालू हो गया। जो अभी रिसेंट डेटा आए इन्फ्लेशन के, रिटेल इन्फ्लेशन के, वो 7% के बिलो हो गए। बट आरबीआई का जो लास्ट पॉलिसी का स्टांस था अभी, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन हायर रहता है तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट या उसके सेंट्रल बैंकर के लिए थोड़ा नेगेटिव रहता है, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन आपके जो भी स्टिमुलस मेजर है उसको लिमिट करता है, आपको इतना कुशन प्रोवाइड नहीं करता, आपके पास इतनी जगह नहीं बचती, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हायर रहते हैं तब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी पे आता है। तो आई थिंक इस हिसाब से अगर हम इसमें कूल ऑफ होकर 6% से बिलो हो गए नेक्स्ट टाइम पे, और वैसे भी देखे तो वेजिटेबल प्राइसेस एंड प्राइसेस ऑफ पल्सेस एंड देखे तो ये इन्फ्लेशन कम हो रहा है। बट यस फिर से जो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से एनर्जी की साइड से थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट बैलेंस सेट रहेगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म एवरेज पे 6 to 7% के बिटवीन रिटेल इन्फ्लेशन रह सकता है। और इसके बाद बजट में जो नया एक्सपेक्टेशंस आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके ऊपर हमने पूरा आगे का सेमिनार रखा है, मीन्स वेबिनार भी रखा है। बट यस ये वेबिनार में हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कौन सा थीम लेना चाहिए। सेकंड है फिस्कल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज फिस्कल डेफिसिट, बोथ आर सिनोनिम। मींस फिस्कल डेफिसिट देखे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के काफी बड़े, उसमें मेडिकल हो या स्टिमुलस मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए, इस हिसाब से जो गवर्नमेंट के फिस्कल एक्सपेंडिचर्स है उसमें काफी बड़ी वृद्धि हुई। और ये कब हुई? जब रेवेन्यूज में शॉर्टफॉल थे, जीडीपी के नंबर, जीएसटी के नंबर अराउंड मींस बिलो 1 लाख करोड़ सस्टेन हुए, और बाद में ये खराब टाइम पे जब इंक्रीज होता है एक्सपेंस तो ये कन्वर्ट होता है डेफिसिट में। तो इस हिसाब से फिस्कल डेफिसिट का नंबर बढ़ा, एंड ये जो अभी फिस्कल डेफिसिट है वो बजटरी एस्टिमेट से 126.7% अप है, मींस के बोरोइंग गवर्नमेंट का बढ़ेगा। और जो नेक्स्ट बजट 2021 गवर्नमेंट जब अनाउंस करेंगे तो सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट एंड सबसे बड़ा फोकल पॉइंट रहेगा, वो रहेगा गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर है ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज, वो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, इसके ऊपर काफी निर्भर रहेगा मार्केट। ये है इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, चीप लिक्विडिटी रही, एंड अभी भी जिस हिसाब से इकोनॉमिक की कंडीशन है, इकोनॉमिक सिनारियो है, आई डोंट थिंक कि आरबीआई या कोई भी फेडरल रिजर्व हो या कोई भी अदर सेंट्रल बैंकर्स हो वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना यहाँ से स्टार्ट करे। तो लिक्विडिटी का इनफ्लो है या लिक्विडिटी का फ्लो जो कॉस्ट पे है वो कॉस्ट आई थिंक की सेम रहेगी। यहाँ से कोई बड़ी कॉस्ट मींस के बड़े इंटरेस्ट रेट के उछाल का या यहाँ से एक रेट रिवर्सल के साइंस अभी भी नहीं है। तो आई थिंक एक कुशन है फॉर बिजनेसेस, फॉर मींस की जिसको एक्वायर करना है लोन, जिसको नई रियल एस्टेट हो या कोई भी ऑटो कंजम्पशन हो, तो ये सारे सेक्टर के लिए जब भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो लोअर रहता है तब एक कुशन रहता है, तो ये अच्छा फैक्टर है। सेकंड बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 5.9% है, और लगातार ये फॉलिंग सिनेरियो में जो हमने डेटा लिया फ्रॉम 2012, लगातार ये जो सिनेरियो है वो फॉलिंग है, जो पॉजिटिव है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। जब भी ये नीचे रहता है यील्ड तो फाइनेंशियल मार्केट्स या बैंकिंग, पर्टिकुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक इसका एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हैं। थर्ड इज इंडियन रूपी। इंडियन रूपी एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा। उसमें सबसे बड़ा जो कोई रोल प्ले किया लास्ट मंथ में वो था एफआई एंड एफडीआई का इनफ्लो। लास्ट नवंबर में ही बात करें तो एफआई का जो इनफ्लो था वो था 65,000 शेयर, एंड अभी तक का देखे फ्रॉम 2 नवंबर तो वो अमाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनफ्लो सिर्फ एफआई का था। उसके अलावा एफडीआई इनफ्लो है, उसके अलावा जो भी आगे जाके इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंसेंसस हुए ये फ्लो अभी भी एफडीआई के पार्ट पे जारी रह सकता है। तो आई थिंक ये इस सारा फैक्टर था जिससे रूपी स्ट्रॉन्ग रहा। पहले भी जो मैंने हाईलाइट किया कि यूएस डॉलर इंडेक्स है वो
90 के नीचे मींस अगस्त 2018 के बाद का, जुलाई 2018 के बाद का सबसे लोवेस्ट लेवल डॉलर इंडेक्स का है। तो डॉलर इंडेक्स, डॉलर खुद डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका भी इंडिया को एक एडवांटेज मिला आईएनआर को, एंड इस हिसाब से हमारे करेंसी है उसको ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। अक्रॉस द ग्लोब देखे तो इमर्जिंग बास्केट जो करेंसी बास्केट है, इसमें अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडिया, चीना, सबकी जो करेंसीज है उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिले। वहीं यूरो पाउंड में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यूएस डॉलर के सबसे बड़े काउंटर पार्ट ये दो करेंसी है, तो उसको भी उसका कुजन था। तो जो सारे एसेट मींस के करेंसीज है अक्रॉस द ग्लोब, उसके लिए एक फायदा रहा क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे था। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, अब देखेंगे कि मार्केट के वैल्यूएशंस क्या है, जिसकी मीडिया में बात चल रही है, जिसमें जो सारे न्यूज़पेपर्स, मीडिया, व्हाट्सएप, ये सारे न्यूज फ्लोस है कि मार्केट के वैल्यूएशंस आर टू ओवर स्ट्रेच। तो वो हम बात कर लेते हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस क्या है अभी। इसमें मैंने मार्च 2020, 23 मार्च 2020 के वैल्यूएशन से कंपेयर किया 16 मार्च 2020। अभी निफ्टी का जो करंट पी देखे तो वो है 37.6, मीन्स कि ये जो वैल्यूएशन है अभी तक के जो इंडिया के वैल्यूएशन है उसका सबसे हाईएस्ट लेवल है पी। पी का हाईएस्ट होना मीन्स कि एक नेगेटिव साइन होता है। जब भी पहले पी 30 के ऊपर चलता था तब मार्केट उसको रिएक्ट नेगेटिव करता था, बट इस टाइम जो लिक्विडिटी इज ए ड्राइवर एंड रिकवरी इज द ड्राइवर, तो इस हिसाब से 37 के पी पे भी मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई कर रहा है। ये सेक्टोरल पी है, जो लेफ्ट साइड इमेज है जिसमें थीमेटिकल इमेजेस एंड सेक्टोरल इमेजेस में ये दोनों इंडाइसिस में एक पी के वैल्यूएशन सोर्स स्ट्रेच हुए। खुद निफ्टी का जो वैल्यूएशन 23 में जब निफ्टी ने 7500 के लो बनाए, वहां से ये वैल्यूएशन है, और वहां से वैल्यूएशन कितने ओवर स्ट्रेच हुए तो देखे तो सबसे ज्यादा ओवर स्ट्रेच हमने ड्यूरेबल में देखा, हमने मेटल्स में देखा, उसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखा। तो जो सारे सेक्टर्स है जहां लिक्विडिटी मेजर ड्राइवर थी वहां पे वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेच हो गए। वहीं मेटल्स या केमिकल स्टॉक्स देखे जहां पे गवर्नमेंट ने काफी एंटी डंपिंग मेजर्स ले, इस हिसाब से बिजनेस भी अच्छे चले। एंड लिक्विडिटी एंड जो बेस मेटल्स के इसमें फेरस हो या नॉन फेरस हो, सबके प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इस हिसाब से लिक्विडिटी ड्रिवन रैली हुई, इस हिसाब से वहां पे वैल्यूएशन है ओवर स्ट्रेच हो गए। सीपीएससी में अभी वैल्यूएशन इतने ओवर स्ट्रेच नहीं है, क्योंकि पीएससी स्टॉक्स अभी भी पीएसयू स्टॉक्स है वो नहीं चल रहे, क्योंकि उसमें लगातार थोड़ा हैंगओवर रहा। बट कंपेरेटिव प्राइवेट बैंक्स में अभी भी पॉजिटिविटी है, क्योंकि कंपेरेटिव वहां पे ओवर स्ट्रेच कम है, वहां पे अर्निंग ने मैचिंग कर लिया। आईटी स्टॉक्स में भी रिस्क कम था, बेसिकली वहां भी देखे तो वहां भी 30 के पी पे चल रहा है, बट वहां भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ है वहां पे, वैल्यूएशंस थोड़े कम मैटर करते, और वैल्यूएशंस कम मैटर करते, थोड़ा रिस्की। जो ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन जो सेक्टर्स में थोड़ा वहां पे कोशियस होना एडवाइजेबल है, क्योंकि जब मार्केट में जब करेक्शन आता है तब मार्केट में यही सेक्टर्स है जो पहले अंडर परफॉर्म करना चालू करते हैं। तो आई थिंक सेक्टर वाइज काफी फिर भी एक अपॉर्चुनिटीज है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्टर कुंवर जी फंड मैनेजमेंट में या कुंवर जी रिसर्च एंगल से अभी भी वहां पे पॉजिटिविटी इंटैक्ट है। नेक्स्ट है ये मंथ ऑन मंथ पी है। ये मैंने 1990 से अभी तक के मींस दिसंबर 2020 तक के डेटा लिया, लास्ट फ्राइडे तक के डेटा है। तो इसमें 16 तारीख को ये अपडेट किया था हमने। ये जो वैल्यूएशन है इसमें 37 का पी कहीं भी नहीं दिखेगा आपको हिस्टोरिकली 1990 के बाद। अभी देखे तो वैसे पहले मार्केट जो निफ्टी था उसका एवरेज पी ही कम था, मीन्स कि अगर आप सिस्टमेटिक देखे 1999 से लेके 2005 तक देखे तो जिसमें हाईएस्ट पी 27 था, जो .com बबल के पहले की ये वैल्यूएशन है, एंड जो लोवेस्ट पी एवरेज पी रहा वो 12 से 15 के बिटवीन सस्टेन रहा। इन आफ्टर 2005 टू 2010 आप देखे तो उसमें 20 के करीब का आपको एवरेज दिखेगा। सारे मंथ में आप कंबाइन देखे तो उसमें जो एवरेज पी रहा वो 20 के करीब रहा। 2010 के बाद देखे 2016 तक जिसमें एवरेज पी 21 के करीब दिख रहा है, और बाद में 2018 के 17 के बाद एवरेज पी ही 25 रहा। मीन्स के एवरी 4 to 5 इयर्स में पी का जो एवरेज है, जो करंट पी का वही बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज जब आती है तब पी बढ़ता है और उसके बाद वैल्यूएशन उसको मैच करते हैं। तो ये
ऑलवेज ध्यान रखना है कि मार्केट का पी जो हम हिस्टोरिकल 22-25 के एवरेज पॉजिटिव गिनते वो एवरेज अभी हमें दिमाग से निकालनी है। अभी जो एवरेज पी है वो 27-30 का एवरेज पी जो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार ज्यादा कंफर्ट है। 37 नो डाउट इट्स ओवर वैल्यूड, बट यस अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको बेसिक इसके बुक प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड। इसमें भी देखे तो प्राइस टू बुक जो वैल्यूएशन है वो देखे तो वहां पे थोड़ा मीडियन से अभी हायर आ गए। प्राइस टू बुक इज 3.87। हालांकि ये प्राइस टू बुक का जो ओवर वैल्यूएशन है वो आगे भी 6 के ऊपर भी गया है, तो वहां भी जगह है। एंड जो डिविडेंड यील्ड थी जो गिरी थी, क्योंकि बेसिकली इसमें एक तो कोई भी प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक को गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि दे कैन नॉट प्रोवाइड द डिविडेंड। तो इस हिसाब से काफी कंपनियों ने वैसे भी लॉस किया था पहले 2 क्वार्टर में, तो इस हिसाब से डिविडेंड कम आया। बट डिविडेंड यील्ड अभी नीचे आ रहे, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन है कि अभी भी वो अपने ऑल टाइम लो से ऊपर है। तो आई थिंक ये दोनों भी अभी फैक्टर्स है जिसमें ओवर वैल्यूएशंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ अर्निंग में, प्राइस अर्निंग में ओवर वैल्यूएशंस है। इन डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस टू बुक आर स्टिल प्रोवाइडिंग कुशन। थर्ड पार्ट है सू लागेश है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या लग रहा है। वैसे भी सू लागेश है वर्ड इज द बेसिक एंड कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइंट ऑल्सो। जब भी क्लाइंट्स को मिलते हैं, क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, तब क्लाइंट का सबसे बड़ा क्वेरी रहता है, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन रहता है कि सर मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट अभी तक कोरोना मीन्स काफी व्हाट्सएप मैसेजेस भी चल रहे कि पहले लोग कोरोना के वैक्सीन के लिए वेट कर रहे थे, अब लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आए। तो आई थिंक यही सिनारियो मार्केट में है कि ऑलवेज मार्केट को हम टाइमिंग कर रहे हैं, मीन्स कि जनरल इन्वेस्टर है जिस वो टाइमिंग कर रहे हैं, वो टाइमिंग करने के बावजूद भी मार्केट उसको रिटर्न नहीं देता। तो ये जो मैंने पहले ही हाईलाइट किया था कि मार्केट को टाइमिंग करना इट्स नॉट बेटर मीन्स के ऑप्शन। इससे ज्यादा आपका अलोकेशन क्या होना चाहिए, कौन सा एसेट क्लास है जहां पे अभी भी जगह है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। सारा हम ये सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और आपकी जो कंफ्यूजन है कि अब मार्केट में सू लागे है, क्या लग रहा है, अब क्या करें, ये सारी कंफ्यूजन शायद ये पार्ट आपका सोल्व कर पाए। जिसमें ये पहला अभी भी क्वेश्चन है लोग को कि इंडिया इज एक्सपेंसिव, इज इट ट्रू। ये मैंने ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से लिया है। ये ग्लोबल मार्केट के अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का सिनेरियो है, जिसमें मार्केट आगे भी 2015, 16 और 17 में देखे तो मार्केट जो ग्लोबल पीज है, फॉरवर्ड पी, वो था मीन्स की इन आफ्टर 2017 पहली बार ये मीडियन से 50 के लेवल के ऊपर गया है। अदरवाइज जो प्राइस अर्निंग था, ये ग्लोबल एवरेज प्राइस अर्निंग है, वो ऑलवेज 50 के बिलो रहा है। बट ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हो रहा है, मार्केट अपर साइड 60 तक भी जाके आया इन 2015। और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उसके दूसरे साल कोई करेक्शन आया दूसरे क्वार्टर में। ये देखे तो इन 2014 सेकंड थर्ड क्वार्टर से ये रेशियो हायर था, तो वो मिड 2015 तक ये रेशियो हायर रहा था। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में ओवर वैल्यूएशन है तो कल से कुछ करेक्शन आना स्टार्ट होगा। आई थिंक कि मार्केट में अभी भी जैसे हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। वैसे अभी मेजर ड्राइवर है, वो ड्राइवर इंडिया में अभी भी एफआईएस का फ्लो है। बट यस ये काफी बात चल रही है कि इंडिया इज एक्सपेंसिव, इज इट ट्रू। ये सेकंड मैंने स्लाइड लिए, ये क्या है, ये जो भी टॉप कंपनीज है ग्लोबली, इसके मार्केट कैप का एक समरी है। जो टॉप प्लेयर्स है, 42 इयर्स लगे एप्पल को 1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में, और जस्ट 21 मीन्स की 6 महीने से भी कम टाइम पे ये कंपनी ने 1 ट्रिलियन से अपना मार्केट कैप उसका 2 ट्रिलियन हो गया। मीन्स कि अगर इंडिया का पूरा मार्केट देखे, मार्केट कैप देखे, जो भी कंपनी इंडिया में लिस्टेड है वो पूरा का मार्केट कैप के करीब एप्पल एक कंपनी का मार्केट कैप है। पूरा इंडिया का इकोनॉमी इज द $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, वहां भी देखे तो एक अकेली कंपनी इक्विवेलेंट टू इंडिया के मार्केट कैप है। मीन्स एक कंपनी अगर इतना ग्रोथ कर सकते तो एक कंट्री कर ही सकता है, एक कंपनी इतना ज्यादा आगे जा सकते। उसके अलावा देखे तो अकेले एप्पल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फाबेट, फेसबुक, अलीबाबा, ये जो सारी कंपनियां हैं जिसके मार्केट कैप है वो इंडियन इकोनॉमी से इक्विवेलेंट या उससे आधे,
बट ये एक कंपनी के इतने बड़े वैल्यूएशन होने के बाद भी वो स्टॉक्स चल रहे। एंड ये इमेज लेने का मेरा दूसरा भी रीजन था कि अगर आप नियर पास्ट में देखो तो इंडिया में जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है एज एफआई एफडीआई, ये यही सारी कंपनियां हैं। इसमें एप्पल भी आई है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, अमेजोन भी है, अल्फाबेट भी है, फेसबुक भी है, अलीबाबा भी है। कोई भी कंपनी से जो टॉप कंपनी से ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैप, वो सारी कंपनी का लास्ट एक साल में या पर्टिकुलरली कोरोना के बाद ये सारी कंपनी ने हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है। तो ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मेरे को पता है कि मेरे पैसे आज अगर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि इंडिया के फंडामेंटल साउंड है, यहाँ से मुझे पैसे पे रिटर्न मिलेगा तो ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर हायर वैल्यूएशन उसको भी लग रहा होगा शायद, बट अगर ये वैल्यूएशन में वो लोग एफआई एंड एफडीआई ला रहे हैं मीन्स की इसको भी, ये लोग को भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ये लोग को भी आगे जाके कुजन दिख रहा है, ये लोग को भी सालों तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है। और ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा है वो काफी बड़ी है। अगर लास्ट 2 क्वार्टर में साउथ पैसिफिक इंडिया का फ्लो देखे तो जो डील्स हुए, टोटल डील्स साउथ पैसिफिक एशिया में, वो साउथ पैसिफिक एशिया में हाईएस्ट डील जो हुई है वो इंडिया में हुई है। करीबन ये टोटल डील्स जो भी ये रीजन में हुई है वो रीजन के 14% डील सिर्फ इंडिया में ही हुई है। मीन्स कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का फ्लो इंडिया में आज तक कभी भी साउथ एशियन रीजन में नहीं आया। मीन्स के ये मैंने 1987 जब से ये चार्ट बनना स्टार्ट हुआ, जब से डेटा ऑफिशियली रिलीज होना चालू हुआ, तब से मैंने लेके अब तक देखा है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1987 जब से डेटा बनना स्टार्ट हुआ तब तक इंडिया ने 8% का एवरेज क्रॉस नहीं किया था। अभी इंडिया में 14%, टोटल डील्स के 14% जो शेयर है डील का वो इंडिया का था। मीन्स के कंपनी इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें इंडिया में ये लोग को रिटर्न दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कुजन है ये कंपनी के लिए, इट्स अ कंजम्पशन स्टोरी। ये है एफआई का इनफ्लो एंड डीआई का आउटफ्लो। मैंने लास्ट 2 से 3 साइकिल में देखा है जब एफआई का इनफ्लो है या डीआई का इनफ्लो है उसने मार्केट को काफी अच्छी तरह स्टेबल किया है। मार्च के पेंडेमिक से लेके इन जून जुलाई तक जब मार्केट की कंडीशन थोड़ी खराब थी तब लगातार डीआई की ओर से मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ। 17 के पी से लेके 25, 28 तक के पी तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने काफी अहम रोल प्ले किया। और उसके बाद अक्टूबर जुलाई के बाद थोड़ा, बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने ने एफआईएस में 3 महीने में काफी बड़ा रोल प्ले किया। मैंने जो पहले भी हाईलाइट किया कि 2 नवंबर के बाद अब तक जो एफआईएस का फ्लो है वो मोर देन 1 लाख सीआर है। मीन्स कि इतना इन्वेस्टमेंट आज तक अगर मंथली बेसिस पे देखे तो सिर्फ नवंबर में 65,000 करोड़ का इनफ्लो एफआईएस का इंडिया में था। तो ये अब तक का सबसे बड़ा मंथली इनफ्लो था। तो आई थिंक कि इतने बड़े वैल्यूएशन, इतने ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन में वो लोग भी इन्वेस्ट इंडिया में कर रहे हैं। तो ये भी एक रेशनल है हमारे लिए कि हम ज्यादा मीन्स कोशियस ना हो। इसमें 2 चीज है, एक एग्जिट होना, दूसरा कोशियस होना। एग्जिट कोशियस होना वो पहले कैटेगरी है। कोशियस, अब जब मार्केट कोशियसनेस बढ़ती है तब अपॉर्चुनिटीज काफी लिमिटेड रहती है। कोशियसनेस जब बढ़ती है तब हम अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। तो कोशियसनेस जरूरी है बट 100% उसको ट्रांसलेट करना इन एक्शन, तो वो मार्केट में ऑलवेज अपॉर्चुनिटी मिस होती है। ये मैंने मेजर पीएस के YTD रिटर्न लिए जिसमें कोस्पी 26% बढ़ा, इट्स अ साउथ कोरियन इंडेक्स। ताइवान 17% बढ़ा, निफ्टी 12%, ये YTD रिटर्न है। डाउ जोन्स 6%, हैंगसेंग 6% एंड फुटसी जहां ब्रेक्सिट रिलेटेड कंसर्न्स थे वो 13% गिरे। मींस के हैंगसेंग एंड फुटसी में गिरावट थे। हैंगसेंग में जो भी वहां पे पॉलिटिकल या मींस के अनरेस्ट रहे उसके हिसाब से, वैसे यूएस के साथ भी रिलेशंस थोड़े वहां पे हांगकांग एंड यूएस के रिलेशंस खराब हुए। इस हिसाब से हांगकांग पर भी यूएस ने काफी सैंक्शंस लगाए, काफी ऑफिशियल्स के विजिट पे सैंक्शन लगाए, तो हांगकांग नहीं चला। फुटसी ब्रेक्सिट रिलेटेड अनसर्टनिटीज एंड जो कोविड रिलेटेड जो इम्पैक्ट ज्यादा हुआ इस हिसाब से फुटसी भी नीचे रहा। हालांकि कोस्ट भी देखे वो भी इमर्जिंग पीयर्स है, ताइवान एंड इंडिया तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया। मीन्स की जो मनी का बड़ा फ्लो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी पे उसका ज्यादा फोकस रहा। तो ये सारे जो भी मार्केट्स है इस पे एफडीआई या एफआई का इनफ्लो
पॉजिटिव रहा, इस हिसाब से YTD रिटर्न आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। अभी मार्केट में बात चल रही है कि इंडिया इज एट ऑल टाइम हाई, यहाँ से ज्यादा जगह नहीं, ये नहीं है, बट अर्लियर जो पीक थी वहां से इंडेक्स कितने ऊपर है, कोस्ट पे 8.2%, इसमें क्यों 8.2%, बिकॉज लास्ट ईयर भी देखे तो साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बिटवीन जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे थे, हिसाब से कोस्ट पे सालों का अंडर परफॉर्मर था, तो इसने सिर्फ 8% का एक रिटर्न दिया। ताइवान 16% ऊपर है, निफ्टी 10% ऊपर है, अर्लियर जो पिक बनाया था उसके बाद जो अभी चल रहा है वहां से, तो आई थिंक के ऑल टाइम हाई से डाउ जोन्स भी ऊपर है, नेगेटिव वो दोनों ही इंडेक्स है, ज्यादातर हांगकांग एंड फुटसी तो एंड यूरोप एंड अदर यूरोपियन पियर्स। तो ये देखे तो सिर्फ इंडिया अकेला ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अक्रॉस द ग्लोब जो मेजर मार्केट के फंडामेंटल साउंड है वो सारे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, यहाँ पे एक अच्छा आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ से मार्केट क्या लग रहा है। ये इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, वो अराउंड 88 चल रहा है अभी। ये 50 के लेवल जब मार्च के लो थे वहां से 50 के लेवल किए अचीव, और वहां से वो सडनली 88 तक आ गया क्योंकि मार्केट भी वैसे बढ़ा है। बट अगर ये कंबाइंड मार्केट कैपिटल मींस जो हम BSE लिस्टेड कंपनी का देखे, इट्स अराउंड ₹169 ट्रिलियन एंड अराउंड इट्स 6 ट्रिलियन रुपीज हायर है। वो प्री कोविड लेवल पे जो हाई था वो था 163 ट्रिलियन रुपीज, तो उससे भी मीन्स ऐसा नहीं सिर्फ इंडेक्स बढ़ा है, वेल्थ भी बढ़ी है। आई थिंक इसके रिजल्ट क्या दिख रहा है कि जो लास्ट टाइम इन 2004 जो एक बार वो 50 के नीचे गया था, अराउंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो इंडिया का था वो था अराउंड 40, और वहां से इसने 150 का लेवल भी क्रॉस किया था। तो ये मार्केट है, ध्यान रखने, इसमें कुछ भी हो सकता है। मींस ये 150 का लेवल है, अभी सिर्फ हम 88 पे चल रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि मार्केट में कभी भी इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं थे, मार्केट में इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे। आप सिर्फ पी को ना गिने और उसके बाद जो भी मैंने फैक्टर्स आपको गिनाए अभी तक वो सारे में इंडिकेशन है कि सिर्फ अकेला ही इंडिया प्लस नहीं है। और सेकंड जो फैक्टर है ये है कि मार्केट ने कई ऐसे 3 से 4 फैक्टर है जो अभी भी अपने हिस्टोरिकल हाई से काफी बॉटम में है। ये जो रेशियो है उसका ये कैलकुलेशन है कि अगर ये 92% के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड। ये अभी तक के हिस्टोरिकल एवरेज डेटा को लेके मैंने ये फाइंड आउट किया है, बट हिस्टोरिकल डेटा को अगर आप इग्नोर भी करें तो आई थिंक ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में मार्केट कैप टू जीडीपी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब कोई एफआई या एफडी जब मार्केट कोई ग्लोबल देखता है, इसमें वैल्यूएशंस वाइज वो लोग फिस्कल मींस मैक्रो वाइज फिस्कल डेफिसिट ज्यादा देखते हैं, इन्फ्लेशन सिनेरियो, ग्रोथ सिनेरियो देखते हैं। उसके अलावा अगर वो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लोग पहले इसका एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है कोई भी एफआईएस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, वो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें एक इंडिकेशन है डेफिनेटली हम ओवर वैल्यूड है, अर्निंग वाइज डेफिनेटली मार्केट इज टू ओवरस्ट्रेच्ड, बट यस जिस हिसाब से दूसरे जो पैरामीटर्स है या जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो ज्यादा इतना रिस्क इंडिकेट नहीं करता। हाँ, यहाँ पे रिस्क 100% पोजीशन पे कभी भी नहीं है, रिस्क है, बट रिस्क है इट्स अ रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी एंड वैल्यूएशन सब मैच हो गए तो बाद में रिस्क कंसोलिडेशन का रहेगा। मार्केट हायर लेवल पे एक स्थिर हो जाए, मींस के एक रेंज बाउंड मोमेंटम जिसको बोलते हैं, तो लॉन्ग टर्म 2 से 3,000 पॉइंट में निफ्टी यही रेंज में घूमता रहेगा जब तक अर्निंग उसको मैच नहीं कर लेती, और उसके बाद का एक सिग्निफिकेंट फ्लो आएगा मार्केट में जो आगे ये अर्निंग फ्लो को बूस्ट करेगा। बट यस मार्केट में रुकना कहाँ है, जब एफआईएस का इन्वेस्टमेंट जो सिग्निफिकेंट आ रहा है अभी वो रुके। मैं शायद ये लग रहा है कि नेक्स्ट वीक 2 वीक में थोड़ा एफआईएस का फ्लो थोड़ा लैकलस्टर हिसाब से आपको शायद वोलेटिलिटी देखने को मिले, बट ये वोलेटिलिटी में कहीं भी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, कहीं भी वैल्यूएशंस थोड़े भी हल्के होते हैं, तो आई थिंक इट वुड बी बाय अपॉर्चुनिटी। ये कौन से इवेंट है जो नियर फ्यूचर में, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको डिसीजन क्या लेना है। पहला है यूनियन बजट, जिसमें 2 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है बजट में। फर्स्ट इज द फिस्कल स्टैंस, क्या रहता है, मींस उसमें फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या, स्पेंडिंग क्या है, रेवेन्यूज क्या है, ये 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है बजट में। एंड सेकंड रिफॉर्म एंड स्टिमुलस मेजर्स, गवर्नमेंट की ओर से कौन से नए
सेक्टर को इसका पोर्शन मिलता है, कौन से नए सेक्टर्स को उसका बेनिफिट मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सेक्टर में रिफॉर्म्स लिए जाते हैं, तो बजट पर 1 फरवरी का बजट काफी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन का रोल आउट बहुत डोमेस्टिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कि जितना जल्दी होता है इतना रिकवरी की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी, मार्केट की जो चलने की पेस है वो फास्ट होगी। जितना रोल आउट जल्दी हो उतना मार्केट के सेंटिमेंट के लिए, ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव है। थर्ड इज द नियर रिस्क है, वो ब्रेक्सिट रिलेटेड न्यूज। यूरो एंड ब्रेक्सिट में काफी टाइम से देखे तो बातचीत चल रही है, बट इसके कोई डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है। 2 से 3 पॉइंट है जिसमें ब्रेक्सिट डील पूरा अटका है। तो आई थिंक इसके रिलेटेड जो भी न्यूज एंड डेवलपमेंट हो गए वो मार्केट को नियर टर्म पे इम्पेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल पेयर्स के मोमेंट, इसमें ग्लोबल पेयर्स का मार्केट परफॉर्मेंस मींस अदर इमर्जिंग पेयर्स का मार्केट परफॉर्मेंस क्या होता है, इसके कंपैरेटिव हम कितना चले या गिरे। हम दिसंबर का ही बात करें या नवंबर का बात करें तो नवंबर में सबसे हाईएस्ट जो इनफ्लो है इमर्जिंग पीयर्स में वो इंडिया में था। दिसंबर में इंडिया के अलावा कोई बड़ा इमर्जिंग पीयर्स नहीं है जिसमें एफआई ने पैसा लगा, सिर्फ अकेले इंडिया में ही एफआई का इनफ्लो दिसंबर में आया है। तो ये मींस कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट का परफॉर्मेंस एंड फंड फ्लो एक्टिविटीज भी ध्यान में रखने। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्शन, स्टिमुलस मेजर्स जो अक्रॉस द ग्लोब, लाइक यूएस में स्टिमुलस इज नियर जो $900 बिलियन के ऊपर का स्टिमुलस है, उसमें कुछ डील बनेगी। वहां पे जो नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर करेगी यूएस में, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्टिकुलर फॉर आईटी एंड फार्मा कंपनीज इंडिया की, वो हमें ध्यान रखना है। साथ में क्वार्टरली अर्निंग्स, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू वॉच। ये दिसंबर क्वार्टर के अर्निंग्स है, उसके ऊपर काफी बड़ी निर्भर है मार्केट का आउटलुक। तो बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी 2 to 3% एवरेज डिक्लाइन रह सकती है जो टॉप कंपनीज है निफ्टी की। बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, कंपनियों की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफी बढ़ी है, इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम हुई है। तो इस हिसाब से ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पे मार्केट का फोकस रहेगा और वो अराउंड 3 to 4% की एवरेज से बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक अर्निंग जहां गिरने की एक्सपेक्टेशन, उसके सामने प्रॉफिट में एंड एबिट में एक उछाल की एक्सपेक्टेशन है। साथ में सेंट्रल बैंकर्स की जो अभी अल्ट्रा डविश मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको ध्यान रखना है कि कौन सी सेंट्रल बैंक है, पर्टिकुलर यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फेडरल रिजर्व, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिसके डिसीजंस क्या आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे नियर फ्यूचर में। तो ये जो सारे फैक्टर्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये फैक्टर्स आप कभी भी मार्केट में कोई भी अपसाइड या डाउनसाइड आएगी इतने ही फैक्टर से आएगी, इससे बाहर का कोई भी एक फैक्टर नहीं है जो मार्केट में अपसाइड या डाउनसाइड दे सके। तो ये फैक्टर्स है जो आपको नोट करने हैं और उसका जो भी फैक्टर्स आएंगे तब उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे होगा। ये जो सेक्टोरल रिकमेंडेशंस, जो आगे जो इवेंट है, जो मार्केट के वैल्यूएशंस है, मार्केट में जो भी स्ट्रक्चर है, ये सारे मैंने कंबाइन करके ये सेक्टोरल रिकमेंडेशंस आज हाईलाइट किए, जिसमें आईटी एंड टेक्नोलॉजी, एसेंचर ने जो नतीजे दिए यूएस में, उसमें ना 8% की सिक्वेंशियल ग्रोथ मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी, एंड उसके जो गाइडेंस है वो भी ऑप्टिमिस्टिक था। तो इसका डायरेक्ट पहला कोई भी वर्ल्ड का कंपनी वो मींस अर्निंग देता है आईटी में, क्योंकि आईटी कंपनी का जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है एंड जो भी ग्लोबल आईटी कंपनी उसका बेसिक देखे तो स्ट्रक्चर कॉमन है। तो आई थिंक कोई भी आईटी कंपनी ग्लोबल अर्निंग देती है, इसका एक इंडिकेशन रहता है कि ये सेक्टर के लिए अगला साल कैसा रहेगा। तो ये आईटी टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट को काफी अच्छी तरह ये सेक्टर ने डिफेंड किया है, आगे जाके भी ये सेक्टर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंस है, हालांकि मुझे लग रहा है तब तक अर्निंग मैच हो जाएगी, एंड जो पी और वैल्यूएशन दिखा रहा है आई थिंक वहां पे थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिलेगा। तो वहां पे एक होप है। एफएमसीजी एज अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव नेचर एंड कंजम्पशन लगातार चालू है। वैसे बजट भी कुछ रिफॉर्मरी प्रोसेस में एक्सपेक्टेड है कि वहां भी कुछ रिफॉर्म्स निकल के आएंगे। तो आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए, वहां भी डिफेंसिव बाइंग देखने को मिल सकता है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, ये पेंडेमिक खत्म हुआ है, लोग को ऐसा लग रहा है, मार्केट में ऐसी बातें भी चल रही है कि फार्मा और वैल्यूएशन है कोरोना के बाद सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होगा, बट उसके सामने एक मैं लगातार बोलता रहा हूं कि
ये जो ग्लोबल कंट्रीज है, जो एडवांस इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसको हेल्थ केयर का पता चल गया कि हेल्थ केयर सिस्टम जो कंट्री की है या कंट्री की फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लो भी है। काफी जो ग्लोबल लीडर्स है या काफी ग्लोबल बड़ी कंपनियां हैं या काफी ग्लोबल एजेंसीज है जो अभी ये फार्मा एंड हेल्थ केयर के सुधार के लिए काफी बड़े रिलीफ पैकेजेस एंड लोन्स अनाउंस करने वाले हैं। और लाइक नेशंस लाइक मींस की जो एजेंसीज लाइक यूएन है, साथ में डब्ल्यूटीओ है, कोई भी एजेंसीज का नाम ले ले, वो सारे अपने या तो पॉलिसीज उसके लिए फेवर में कर रहे हैं या उसका स्टिमुलस का साइज बढ़ा रहे। तो फार्मा एंड हेल्थ केयर जो कंपनियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल्स, लगातार एक ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इंडिया की ओर आ रही है। लगातार वहां पे गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छा जो एंटी डंपिंग मेजर्स लिए, सबसे बड़े एंटी डंपिंग मेजर्स स्पेशलिटी केमिकल्स में लिए गए और इस हिसाब से केमिकल्स कंपनी है इंडिया के, उसके अर्निंग में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो केमिकल सेक्टर है। सिलेक्टिव फाइनेंशियल, जिसमें मुझे प्राइवेट बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनियां पॉजिटिव लग रही, वहां आगे जाके और भी उछाल के एक्सपेक्टेशन है। प्राइवेट बैंक्स का जो पी देखे तो वो ऑलमोस्ट देखे तो वो डबल हुआ है। हालांकि जो दूसरे जो पीज है वो अराउंड 3 to 4 टाइम्स हो गए। तो फाइनेंशियल्स में भी यहाँ पे कुशन है। ऑटो में कॉमर्शियल व्हीकल अभी फोकस में नहीं है, बट आई थिंक टू व्हीलर्स एंड जो पैसेंजर व्हीकल कंपनियां है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो भी अभी फैक्टर्स है वो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल पे जाने का काफी लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपना व्हीकल खुद का हो। जो मीन्स की बसेस है या ट्रैवल थ्रू ट्रेन है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो इस हिसाब से देखे तो ऑटो में पैसेंजर एंड पीवी मीन्स की कार एंड टू व्हीलर सेगमेंट में यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी है। टेलीकॉम एंड अलाइड सेक्टर एंड ऑटो में दूसरा भी पार्ट है कि जो संसदीय कमेटी है उसने ऑटो के जीएसटी कट करने की एक सिफारिश की है। तो अगर बजट तक या बजट में ऐसा कुछ आता है तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा यहाँ से कुशन है। टेलीकॉम एंड अलाइड सेक्टर जिस हिसाब से देखे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपू जिस हिसाब से टेलीकॉम कंपनी का बढ़ रहा है, तो आई थिंक ये टेलीकॉम एंड अलाइड सेक्टर लाइक जो फाइबर केबल एंड फाइबर नेटवर्क के साथ जुड़ी कंपनियां है, उसमें लाइक फाइबर केबल में बड़ी में स्टरलाइट है, उसके अलावा टेलीकॉम में 3 कंपनियां ही प्रेजेंट है, जिसमें हमें रिलायंस एंड भारती जियो एंड एयरटेल ये 2 ज्यादा पसंद है। तो टेलीकॉम सेक्टर अच्छा कर सकता है। जो कंपनी डाइवर्सिफाइड है लाइक रिलायंस जिसका सबस में प्रेजेंस है, यानी जो सेक्टर्स अच्छा कर रहा है, तो डाइवर्सिफाइड जिसका बिजनेस है और जिसका बिजनेस ये कोई भी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड है लाइक रिलायंस है तो वो रिटेल में भी सेक्टर ने अच्छा किया, एफएमसीजी ने, एंड सेकंड टेलीकॉम है वो भी अच्छा कर रहा है। एनर्जी के अलावा दोनों कारोबार एबिट में 40% का अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे जो बिजनेसेस है जिसका स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड है वो यहाँ से अच्छा कर सकता है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाया है। अब तक का जो मैंने डिस्कस किया, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, सेक्टोरल एंड मार्केट के वैल्यूएशंस एंड ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, ये सारे सेक्टर मैंने कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो आपको रिकमेंड किया है, जिसमें आपको एक लेवल पे बाय नहीं करना है। इट्स एक्यूमुलेशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी थीम भी है, साथ में सेक्टर की दिग्गज कंपनी है एंड लगातार देखे तो कोई भी टाइम पे खराब हो, सही टाइम पे ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। टॉप लाइन में फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला था। हालांकि अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखे लास्ट क्वार्टर का तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो एक्चुअल हमारा प्रेफर्ड पिक है अनदर इज द एयरटेल, जिसके फंडामेंटल मैंने सेक्टर्स में आरपू के बाद किए। वैसे एजीआर का एक नेगेटिव चीज था वो भी अब पास्ट है। कंपनी ने जो सारे नेगेटिव्स थे वो बैलेंस शीट या अर्निंग्स में ले लिए। तो आई थिंक उसको अभी यहाँ उसके अर्निंग इंप्रूवमेंट होगी आगे जाके और उसके टारगेट भी अच्छे दिख रहे हैं, 610 तक जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने एसबीआई लाइफ को पसंद किया है। लगातार देखे तो पेंडेमिक के टाइम और उसके बाद भी एसबीआई लाइफ में प्रीमियम्स काफी बड़ा है, एपीईपी बढ़े, तो ये दोनों काफी बड़े फैक्टर्स रहते हैं कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो एसबीआई लाइफ नेक्स्ट पिक है। एचसीएल टेक वैसे देखे तो ये कंपनी एक साउंड कंपनी है, मैनेजमेंट आर टू कॉन्फिडेंशियल एंड यंग, एंड आगे जाके भी ग्रोथ का काफी बड़ा पोटेंशियल है कंपनी के पास है। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी से हमने एचसीएल टेक है हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। वहीं आईजीएल
आईजीएल पे हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है। वैसे जो पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज अभी बढ़ गए, अपने जो प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है। पेट्रोल डीजल सेल्स एंड गैस सेल्स भी प्री कोविड लेवल के करीब पहुंच गए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कंज्यूमर यूटिलिटीज को मिलता है। तो कंज्यूमर यूटिलिटीज से आईजीएल हमारा प्रेफर पिक रहेगा। साथ में कैडिला फार्मास्यूटिकल में, जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि जो भी कंपनीज है वैक्सीन रोल आउट में हेल्प करेगी, जिसके पास वैक्सीन बनाने की बड़ी कैपेसिटी है, वो कंपनी अच्छा कर सकते हैं। वैसे कैडिला अपनी इन हाउस वैक्सीन बना रही, उसके अलावा उसके पास कैपेबिलिटी भी है कि कोई भी कंपनी के साथ टाइप करके एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बड़ा रोल आउट वैक्सीन का इंडिया में कर सके। तो ये भी एक कंपनी है। रिलायंस हायर लेवल से ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है एंड मुझे लग रहा है कि आगे जाके अगर निफ्टी एंड मार्केट को स्टेबिलिटी का कोई काम करेगा तो वो रिलायंस है। वैसे भी उसका वेटेज 14% है, तो आई थिंक इसके अलावा निफ्टी चलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो रिलायंस वैसे भी देखे तो तीनों पार्ट में दो बड़े पार्ट है, जिसमें जियो, टेलीकॉम एंड रिटेल सेक्टर अच्छा कर सकता है। अगर B2C एंड B2B कैटेगरीज उसकी बिजनेस वाइज है, वो दोनों पॉजिटिव परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट ऑयल टू केमिकल जो कारोबार है, अगर उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस फर्दर हुआ सऊदी अरामको के साथ, क्योंकि क्रूड के दाम फिर से $50 के ऊपर स्टेबल कर रहे हैं, तो अगर सऊदी अरामको कुछ स्टेक लेता है उसमें, तो आगे जाके अच्छा कुजन है। अमेजोन के साथ भी इनिशियल टॉक चल रही थी रिटेल के स्टेक के लिए, तो ये देखना है आपको। लार्सन बजट के पहले ये पिक रहेगी, ऑर्डर इनफ्लो सिग्निफिकेंट है उसका। साथ में जो भी क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी लार्सन है, क्योंकि गल्फ नेशन में ये कंपनी के काफी प्रोजेक्ट्स है एंड काफी पेमेंट भी उसका उस हिसाब से अटका था कि क्रूड के प्राइसेस नहीं चल रहे थे। तो काफी वहां पे जो गल्फ के प्रोजेक्ट्स है वो अभी होल्ड पे थे, तो वहां पे एक एक्टिविटी चालू हो गई है। तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव चीज है। एक्साइड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की थीम है उसको अगर प्ले आउट करना है, एक्साइड इज अ बेटर ऑप्शन एंड ऑटो एंसिलरी में एक पॉजिटिव है। अर्निंग वाइज देखे, वैल्यूएशन वाइज देखे तो 20 to 23 का पी वर्सेस एवरेज पी जो सेक्टर का 28 का है, तो अभी भी वैल्यूएशंस का मिसमैच गैप है। तो आई थिंक वो ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक थोड़े नेगेटिव न्यूज आए जिसमें डिजिटल पेमेंट एंड कार्ड के लिए जो प्रतिबंध लगा आरबीआई की ओर से, तो थोड़ा प्राइसेस में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। यहाँ से ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा। लग रहा है कि बैंक जिस हिसाब से मैनेजमेंट ने कमेंट्स दिए, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट ये बैंक कर सकते हैं। बजाज ऑटो 22 के पी पे चल रहा है, हालांकि लोअर लेवल से डबल हुआ है, तो एक्यूमुलेशन का एक्सटेंस रखे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सुमितोमो केमिकल। ये केमिकल सेक्टर की सबसे अभी अंडर वैल्यूड कंपनी है। टाटा केमिकल इज बेस्ट कंपनी, बट हमारे पोर्टफोलियो में भी है, बट ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म में 3 times के प्राइस टाटा केमिकल में हो गए। सुमितोमो केमिकल फॉर्मली जो हम जिसको नाम था सुमितोमो मीन्स की, जो हम अभी तक एक्सेल क्रॉप करके जो कंपनी थी, वो जापान की जो कंपनी थी सुमितोमो, उसने ये टेक ओवर कर ली। और उसके बाद देखे तो इसका मैनेजमेंट भी साउंड है। तो आई थिंक ये सबसे बड़े 10 एंड सबसे अभी जो थीम है अकॉर्डिंग टू दैट, इसमें डिफेंसिव नेचर भी है, उसमें मार्केट के वोलेटिलिटी के सामने एक स्टेबिलिटी भी है। तो कोई भी स्टॉक से आप देख लो इन अपने सेक्टर के दिग्गज है, तो जब मार्केट में गिरावट आई है तब जो लार्ज कैप कंपनियां जो थोड़ा डिफेंस करती है, ये ध्यान रखे। अब अभी भी कंफ्यूजन है जिसको कि अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूएशन है, क्या करे, अभी मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में ध्यान नहीं रहता। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है कि आपको ऑलवेज मार्केट में वॉचफुल रहना पड़ता है। ऑलवेज आपको असेट एलोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, कब कितना डेट में रखे, कितना इक्विटी इसमें रखे। आपको डाइवर्सिफाइड भी करना पड़ता है अक्रॉस द सेक्टर, जहां जहां आपको पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे। बट ऐसा पोर्टफोलियो आपको 3 कंडीशन जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, मैं ऑलवेज 3 कंडीशन मार्केट की देखता हूँ। पहली कंडीशन है कि मार्केट यहाँ से खूब चलेगा, सेकंड कंडीशन मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा, एंड तीसरी जो कंडीशन है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा। ये 3 के अलावा कोई भी ऑप्शन ही नहीं मार्केट के लिए। ये तीनों कंडीशन देख के कोई भी फंड मैनेजर इंक्लूडिंग मी, हम पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते, तो इसमें काफी आपके वेल्थ प्रोटेक्टर भी होने चाहिए और आपके पास वेल्थ ग्रोअर भी होने चाहिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिस रहा तो आपके पोर्टफोलियोस वोलेटाइल रहेंगे, जिसका बीटा बढ़ेगा। बट यस, ये सब क्यों हम कर पाते हैं? क्योंकि हम ऑलवेज मार्केट में रहते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट के
वैल्यूएशंस, मार्केट के जो भी थीम्स है, जिसमें कुंवर जी का यूएसपी भी है, जो मेसो एनालिसिस जो हम करते हैं, जिसमें हम सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन के साथ मार्केट के वैल्यूएशंस क्लब करते हैं एंड आगे की थीम प्ले करते हैं। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बट यस, ये जनरल एंड कॉमन क्लाइंट के लिए काफी डिफिकल्ट है। मार्केट की जो कंडीशन है जिसमें रिटर्न आपका इंडेक्स के ऊपर आए, तो इसी हिसाब से हमारा एडवाइस है, या हमने जो हमारे फोकस पॉइंट चालू किए, या हमने वेल्थ डिवीजन में फोकस देना चालू किया, यही रीजन है कि जिस हिसाब से हमें काफी क्वेरीज आती थी क्लाइंट्स की ओर से कि मार्केट बढ़ रहा है बट पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर है इसका कुंवर जी वेल्थ। आपको अगर मीन्स की आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाते, मार्केट में आप जो एग्जिट टाइम या नियर अबाउट टू एग्जिट टाइम आपकी एंट्री एंड एग्जिट नहीं होती, तो आई थिंक कि जो वेल्थ ग्रोवर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, थ्रू वेल्थ मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स, उससे आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैं मार्केट को 15 साल से देख रहा हूँ, 15 साल में काफी स्ट्रक्चर में बदलाव हुए है, और यहाँ से आगे मार्केट में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और बढ़ेगी। क्योंकि मार्केट का अभी जो पूरा एयूएम बेस्ड है, मार्केट में वेल्थ ज्यादा आ रहा है, फंड मैनेजर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो मार्केट में जो एक इंटेलिजेंट वर्क था वो ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है। इस हिसाब से सिंगल साइड कि एक को स्टॉक लिया, मार्केट 10 साल पोर्टफोलियो में रहा और मुझे मल्टीबैगर ये स्टॉक बन गया और अच्छा रिटर्न दिया, ऐसी कंडीशन मार्केट में अभी कम है। क्योंकि मार्केट में जो भी वेल्थ मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स इंक्लूडिंग में, हम 2 साल के बाद की अपॉर्चुनिटी देख के और उसके वैल्यूएशंस को देख के मार्केट को प्रोजेक्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो जितना वर्क है, जो इंटेलिजेंट वर्क बढ़ेगा, इतना ही मार्केट में सिंपल रिटर्न नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जाएगा। तो ये मेरी हमारी ओर से ये सलाह है कि कुछ भी क्वेरी हो, आप तुरंत ही आप कुंवर जी वेल्थ के साथ कनेक्ट करें। और हमारा स्मार्ट स्क्रीनर करके हमने रिसेंटली एक यूनिक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो है वो एक स्क्रीनर करवाए। ये एक हमने जो भी फंडामेंटल पैरामीटर्स है उसको लेके एक स्क्रीनर तैयार किया है। जो स्क्रीनर आपके पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक के वैल्यूएशंस कहाँ है, उसकी वायबिलिटी, उसके जो अर्निंग्स है, उसके आगे जाके अर्निंग्स में वैल्यूएशन से, उसके अलावा प्रोजेक्शन से, सारे फैक्टर से जो इंक्लूड करके आपके पूरे पोर्टफोलियो, उसका एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो स्मार्ट स्क्रीनर है जिससे आप तय कर पाते हो कि आपके स्टॉक से उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन वाइज क्या है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है आज हमने डिस्कस किए, वही चीज थी। आइदर आपकी क्वेरी सोल्व हो गई है अभी तक, अगर नहीं हुई तो आपको डेफिनेटली कुंवर जी वेल्थ की जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ जाना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो है वो स्मार्ट स्क्रीनर से आप डायग्नोज करवाए, और उसके बाद जो भी डायग्नोसिस रिपोर्ट आए उस पर हम बैठेंगे, उसमें हम ये रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे एंड आपके वेल्थ है वो अच्छी तरह मैनेज करेंगे। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। और आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू एनी एसेट क्लास और एनी स्टॉक और सेक्टर, यू कैन प्लेस ऑन। हाँ, आपकी रिसेंट अभी मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ सुनील जी की क्वेरी है कि स्पेशली अपडेट हमारे जो फंड के परफॉर्मेंस है हमारे, वैसे देखे तो मैं थोड़ा फंड के बारे में डिस्कस कर ले रहा हूँ। जो बेसिक हमारे अभी फंड है उसमें विजिलेंट, वाइब्रेंट एंड वैल्यूएंट, ये हमारे 3 मॉडल फंड्स है। एंड कुंवर जी मल्टी कैप पीएमएस जो हमारा पीएमएस प्रोडक्ट है, कुंवर जी पीएमएस इज अ रजिस्टर्ड पीएमएस विद सेबी, एंड जो मॉडल फंड्स है यार रजिस्टर्ड अंदर एडवाइजरी पोर्टफोलियो। तो विजिलेंट, वाइब्रेंट एंड वैल्यूएंट है, ये तीनों प्रोडक्ट का जो असेट क्लास है उसका जो डिवीजन ऑफ इन मार्केट कैप वाइज देखे वो अलग है। जो विजिलेंट है वो लार्ज कैप बेस्ड पोर्टफोलियो मींस के एडवाइजरी पोर्टफोलियो है। जो वाइब्रेंट है वो मल्टी कैप बेस्ड एडवाइजरी पोर्टफोलियो है। एंड वैल्यूएंट जो हमने ये वैल्यूएशंस को देख के मार्केट को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है वो है वैल्यूएंट। वैल्यूएंट हमारा मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है। विजिलेंट, वाइब्रेंट एंड वैल्यूएंट तीनों में हम अल्फा जनरेट कर रहे हैं, काफी अच्छा अल्फा आ रहा है। अभी मार्केट का रिटर्न देखे तो मार्केट अगर ईयर ऑन ईयर देखे तो अगर 12% अप है, तो जो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो अराउंड 14% अप है। रिलेटेड मींस के 0.5% इधर उधर हो। अदरवाइज देखे तो जो हमारा तीसरा जो प्रोडक्ट है इट्स वैल्यूएंट,
वो हमने जो लॉन्च किया सितंबर 14 को, 14 सितंबर से आज से लेके उसमें हमने 2% अल्फा जनरेट किया। लास्ट जो नवंबर का रिपोर्ट था, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फंड है वो इंडेक्स से 2% ज्यादा परफॉर्म किया है। ऑलवेज हमारा मोटिव, ये सारे जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, सारे मैनेज कर रहे हैं, रीबैलेंस कर रहे हैं, वो सारे का एक ही हम बेसिक हमारा मोटिव है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट्स मनी, एंड सेकंड है कि विद प्रोटेक्शन टू जनरेट अल्फा। मीन्स कि ये प्रोटेक्शन भी क्लाइंट का करना है, उसके अलावा हमें अल्फा भी जनरेट करना है। सेकंड जो क्वेरी है कि मार्केट में इन्वेस्ट रहना या उससे बाहर निकलना, मीन्स बाहर मार्केट में निकलना वो एडवाइजेबल नहीं है। हमारी ये एडवाइस है कि आप क्या करें कि मार्केट को आपका बैलेंस अप्रोच रखे, आपको डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन करें। मीन्स जब मार्केट के वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच लगते हैं जैसे अभी, तो आप उसमें डेट का इस्तेमाल करें, डेट का पोर्शन आपके पोर्टफोलियो में बढ़ा दे। जैसे हमारी प्रोडक्ट भी है, हम जो भी अभी क्लाइंट्स के पैसे आते या कोई भी क्लाइंट हमारे एडवाइजरी पोर्टफोलियो में आते, तो अभी हम जो पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं इक्विटीज में, वो है अराउंड 60-70% इन फंड, रेस्ट 30-40% हम अभी लिक्विड में रखते हैं। तो वैसे ही बैलेंस अप्रोच रखे, मार्केट में एग्जिट कभी भी नहीं होना है। मैंने अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करनी, ऑलवेज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रहती है। निफ्टी 15,000 हो या 20,000, निफ्टी 7,000 हो या 5,000, ऑलवेज मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। कौन से सेक्टर एंड कौन से स्टॉक्स आगे जाके परफॉर्म करेंगे, इसका एक अप्रोच या इसका एक एनालिसिस आप कर पाओ, तो आई थिंक मार्केट में ऑलवेज रिटर्न है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द वेबिनार, रिलेटेड टू आपकी जो भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो, तो आप wealth@kuvarji.com और research@kuvarji.com में आपके मेल कर सकते हो। फॉर रिसर्च रिलेटेड क्वेरीज यू कैन सेंड द मेल टू research@kuvarji, and for wealth related queries you can send the message to the wealth@kuvarji.com. So that's all from my side. Thank you all for joining conference.